आइए अब बात करते हैं मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, एक द्वंद्वात्मकता और दूसरा भौतिकवाद। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांतों को हीगल के दर्शन से लिया है और भौतिकवाद का विचार उसने फ्यूअरबाख से लिया है और इन दोनों को मिलाकर अपना एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित करता है जिसे उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की संज्ञा दी है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के सभी सिद्धांतों को समझने का एक आधारभूत ढांचा है और संपूर्ण मार्क्स की जो थ्योरी है, जो उसके विभिन्न सिद्धांत हैं, वह इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की नींव पर खड़े हैं। कार्ल मार्क्स का मानना था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा हम संपूर्ण साम्यवादी दर्शन को समझ सकते हैं। कैरू हंट ने लिखा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचार के द्वारा ही या उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अध्ययन करके ही जो मजदूरों का क्रांतिकारी आंदोलन है उसकी वर्तमान दशा का मूल्यांकन किया जा सकता है, उसके भविष्य की दशा और दिशा निर्धारित की जा सकती है और यदि कार्यक्रम में कहीं कोई कमी है तो उस कमी को दूर किया जा सकता है। एक तरह से कैरू हंट यह बताने का प्रयास करता है अपनी पुस्तक द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिज्म में कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक दिशा सूचक यंत्र है और इसका होना सही गंतव्य तक क्रांति को पहुंचाने के लिए आवश्यक है। मार्क्स ने, जैसा कि मैंने बताया, कि द्वंद्वात्मकता का विचार हीगल से लिया है। वस्तुतः हीगल से द्वंद्ववाद का विचार लेने के उपरांत भी मार्क्स ने उसमें परिवर्तन किया और हीगल द्वारा प्रतिपादित विचारों की सत्ता के सिद्धांत का खंडन किया और पदार्थ की सत्ता में अपने विश्वास को अभिव्यक्त किया। हीगल का मानना है कि विचारों की सत्ता होती है और पदार्थ या परिस्थितियां उन्हीं विचारों के फलस्वरूप आकार प्रकार लेती हैं, और मार्क्स का मानना था कि पदार्थ या भौतिक परिस्थितियों की सत्ता होती है और उन भौतिक परिस्थितियों के अनुसार हमारे विचार निरंतर बदलते रहते हैं। तो मार्क्स पदार्थ की सत्ता में विश्वास करता है। द्वंद्वात्मकता का विचार हीगल से लेते हुए भी मार्क्स अपने ढंग से द्वंद्ववाद को अभिव्यक्त करता है। मार्क्स कहता है कि प्रारंभ में प्रत्येक वस्तु अपने मौलिक स्वरूप में होती है, लेकिन जिस किसी भी वस्तु को हम देखते हैं या जिस किसी भी विचार को हम समझने का प्रयास करते हैं, वस्तुतः समय के एक विशेष बिंदु पर उस विचार की वह स्थिति है या उस वस्तु की वह दशा है। न तो वह अतीत में ऐसा था और न तो भविष्य में वैसा होगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक निश्चित प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं और इसी कारण मार्क्स का मानना है कि जो चीज़ आज हम देखते हैं वह भविष्य में वैसी नहीं रहेगी। मार्क्स मानता है कि प्रारंभ में प्रत्येक वस्तु का जो मूल स्वरूप होता है वह वाद का होता है। विकास प्रत्येक वस्तु या विचार की नियति होती है और वह विकास की ओर अग्रसर होता है और इसी विकास की ओर अग्रसर रहने की जो एक निरंतर प्रवृत्ति है वह उसके एक विरोधी गुण को जन्म देती है जिसे मार्क्स प्रतिवाद कहता है। वाद के बाद जो प्रतिवाद होता है वह अपने मूल स्वरूप वाद से भिन्न होता है, उसमें कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं, लेकिन प्रतिवाद पर जाकर विकास रुकेगा नहीं बल्कि वह आगे और विकसित होता चला जाएगा। यह विकास की प्रक्रिया तब रुकेगी जब वाद के बाद प्रतिवाद और प्रतिवाद के बाद संवाद उभर कर सामने आएगा। मार्क्स मानता है कि संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों के गुणों का समावेश होगा और दोनों की जो बुराइयां होंगी वह समाप्त हो जाएंगी। यह एक ऐसी अवस्था है जो उस वस्तु के विकास की सर्वोच्च स्थिति की द्योतक है, उसके बाद उस वस्तु का कोई विकास नहीं होगा। और यदि संवाद की स्थिति आने के बाद पुनः वाद की स्थिति आती है तो वाद भी पुनः प्रतिवाद में बदलेगा और फिर आगे चलकर वह संवाद को जन्म देगा। इस तरह वाद, प्रतिवाद और संवाद की यह प्रक्रिया
तब तक निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह वस्तु अपनी सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट अवस्था या अपने विकास के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श न कर ले। मार्क्स के उदाहरण को समझाते हुए कैरू हंट ने लिखा है कि प्रारंभ में कोई बीज होता है, बीज को हम जमीन में दबा देते हैं और फिर आगे चलकर वह पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बीज वाद है और वह पौधा प्रतिवाद। लेकिन बीज से पौधे की विकास की यात्रा में जब पौधा बन गया तो बीज का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन पौधा होने के बाद विकास रुकेगा नहीं, वह एक अपने वृक्ष के स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करेगा और आगे चलकर बीज रूपी वाद का जो प्रतिवाद पौधा था उसका संवाद उत्पन्न होगा और वह संवाद होगा वृक्ष। तो वृक्ष उस विकास की यात्रा का सर्वोच्च शिखर है, वह संवाद है। लेकिन पुनः उसी वृक्ष से फल निकलेंगे, पुनः बीज आएगा और वह बीज पुनः वाद होगा जो आगे चलकर फिर प्रतिवाद रूपी पौधा और संवाद रूपी वृक्ष में परिवर्तित होगा। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद की यह स्थिति निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह अपनी सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ अवस्था तक न पहुंच जाए। द्वंदात्मकता को जहाँ हेगल विचारों की सत्ता से जोड़ता है, मार्क्स ने पदार्थ की सत्ता से जोड़ा। इसीलिए द्वंद्ववाद के साथ उसने मिश्रण किया भौतिकवाद का। भौतिकवाद का जो सिद्धांत था मार्क्स ने फ्यूअरबाख से लिया है। और पदार्थों की सत्ता पर बात करते हुए मार्क्स कहता है कि यह पदार्थ जो हमें बाहर से बड़ा जड़ और स्थिर दिखाई देता है, वास्तव में वह जड़ और स्थिर नहीं होता, बल्कि वह निरंतर अपनी एक यात्रा की ओर अग्रसर है। जैसे हम सामने कोई कपड़ा देख रहे हैं, वह कपड़ा अतीत में कपड़े के रूप में नहीं था और भविष्य में भी वह किसी कपड़े के रूप में नहीं होगा, अर्थात वह अपनी यात्रा में विभिन्न स्वरूप धारण करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। एक और उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है कि आपके सामने जो कुर्सी है, चेयर है, वह अतीत में चेयर नहीं थी, उसकी लकड़ी थी, वह एक लकड़ी थी और उसके भी पहले वह किसी पेड़ का हिस्सा थी। पेड़ के हिस्से से लकड़ी और लकड़ी से उसने कुर्सी तक की यात्रा तय की और आज वह आपके समक्ष एक कुर्सी के रूप में उपस्थित है। लेकिन आने वाले दिनों में वह कुर्सी के रूप में रहेगी कि नहीं यह कोई नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से मार्क्स कहता है कि उसका स्वरूप बदलेगा। कल को यदि वह कुर्सी उपयोगी नहीं हुई तो आपने उसका स्टूल बना लिया या बैठने के लिए कुछ और इंतजाम कर लिया, और जब वह लकड़ी बिल्कुल ख़राब हो गई तो आपने उसे कहीं किसी चूल्हे वगैरह में यूज कर लिया। इसका मतलब कि हर चीज़ की एक सुनिश्चित यात्रा है और जो उसका वर्तमान स्वरूप है किसी भी वस्तु का, वह उस यात्रा के मार्ग का एक पड़ाव मात्र है। मार्क्स को पदार्थ की सत्ता में बहुत विश्वास था। उसने कहा कि पदार्थ जो हमें बाहर से बड़ा जड़ और स्थिर दिखाई देता है, वह अंदर से बहुत ही गतिशील है और उसकी यह गतिशीलता निरंतर उसे ऊर्ध्वमुखी परिवर्तन अर्थात एक अच्छे परिवर्तन की ओर निरंतर प्रेरित करती रहती है। यही भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स ने फ्यूअरबाख से लिया कि पदार्थ की सत्ता होती है और इसी फायरबाख या फ्यूअरबाख के सिद्धांत के आधार पर उसने विचारों की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। मार्क्स ने कहा कि हेगल के लेखन में जो द्वंद्ववाद है वो सिर के बल खड़ा है, क्योंकि विचारों की सत्ता में उसे कोई विश्वास नहीं था, वो पदार्थ या वस्तु की सत्ता में विश्वास करता था। इसलिए कहा कि हेगल के लेखन में जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत है वो सर के बल खड़ा है, और यदि आप वास्तव में उसके भीतर छिपे हुए सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उसे आपको पैरों के बल अर्थात भौतिक आधार पर खड़ा करना होगा। मार्क्स वास्तव में इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास करता है कि हमारी जो आंतरिक चेतना है वह परिस्थितियों का निर्धारण नहीं करती, बल्कि परिस्थितियां ही हमारी आंतरिक चेतना का निर्धारण करती हैं। मार्क्स को किसी भी सद असद, अच्छा बुरा या उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक इस प्रकार के मूल्यों में या आत्मा परमात्मा जैसी किसी भी अदृश्य चीज़ में भी विश्वास नहीं है। वह एकमात्र पदार्थों की सत्ता में ही विश्वास करता है और इस पदार्थों की सत्ता को द्वंद्ववाद के विचार से जोड़कर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करता है।
यदि आप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को देखें तो उसकी कुछ सुनिश्चित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहला है आंगिक एकता। मार्क्स का मानना है कि संपूर्ण भौतिक जगत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक वस्तु में परिवर्तन का असर दूसरी वस्तुओं पर भी पड़ता है। दूसरा, उसने माना गतिशीलता। यह संपूर्ण विश्व एक सुनिश्चित यात्रा पर निकला हुआ है या एक सुनिश्चित यात्रा की ओर अग्रसर है और इस यात्रा का अंतिम परिणाम संवाद की स्थिति तक पहुंचना है, अपने सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च गुणों को प्राप्त करना है। तीसरा, परिवर्तनशीलता। मार्क्स का मानना है कि संपूर्ण भौतिक जगत परिवर्तनशील है और परिवर्तनशीलता ही उसे निरंतर आगे विकास की ओर प्रेरित करती रहती है। अगली विशेषता है परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन। मार्क्स का मानना है कि प्रारंभ में वस्तुओं में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन यही मात्रात्मक परिवर्तन आगे चलकर धीरे धीरे उसमें गुणात्मक परिवर्तन ला देता है। और अंतिम विशेषता माना है कि क्रांतिकारी प्रक्रिया, जो जब बदलाव दृष्टिगोचर होने को होता है, स्पष्ट दिखाई देने को होता है, उस परिवर्तन को मार्क्स ने क्रांति का नाम दिया है। तो जो सडन चेंज होता है वह क्रांति है, और जब वो धीरे धीरे क्रांति की ओर बढ़ता है तो उससे मार्क्स ने क्रांति नहीं माना। जैसे एक उदाहरण से इस बात को मैं समझाने का प्रयास करूं कि जैसे पानी गर्म हो रहा है, धीरे धीरे 1 डिग्री से लगाए 99.99 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने उससे गर्म किया, लेकिन जैसे 100 डिग्री पर पानी पहुंचेगा वो भाप में बदल जाएगा। यही क्रांति है। उसने अपना स्वरूप बदल लिया। पहले वो लिक्विड था, अब वह गैस में बदल गया। तो मार्क्स जो परिमाणों में परिवर्तन होता है उसके द्वारा गुणात्मक परिवर्तनों को समझने की बात करता है कि जो परिवर्तन होंगे वह अंत में छलांग के रूप में होंगे, एकाएक दिखाई देने लगेंगे और संपूर्ण व्यवस्था का रूप बदल के रख देंगे। मार्क्स के इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के कुछ नियम हैं। पहला नियम है विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। दूसरा, परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के संतरण का नियम। और तीसरा है निषेध का नियम। विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सार तत्व है। वस्तुतः मार्क्स प्रकृति के हर आयाम में, प्रकृति के हर स्वरूप में द्वंद्व देखता है और इस द्वंद्व को ही वह विकास का कारण मानता है। यह द्वंद्व ही वस्तुओं को विकास की ओर प्रेरित करता है, अग्रसर करता है। मार्क्स का मानना है कि प्रत्येक वस्तु इसी द्वंद्व के माध्यम से आगे बढ़ती है और प्रारंभ में उसका जो स्वरूप होता है वह आगे चलकर बदल जाता है। जैसा कि शीर्षक है विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। मार्क्स ने कहा कि यह जो परिवर्तन हुआ है और जिस स्थिति को छोड़ करके परिवर्तन हुआ है, उन दोनों के बीच एक सुनिश्चित संबंध होता है। जैसे कोई बच्चा छोटा है, फिर धीरे धीरे वो युवा बन गया, तो युवावस्था के पहले जो बचपना था उसका युवावस्था के साथ एक संबंध है। बच्चा अपनी एक निश्चित विकास की यात्रा की ओर अग्रसर है, उसने बचपन का जीवन जिया, फिर अब वह युवा हो गया है, फिर भविष्य में वह और प्रौढ़ होगा और फिर एक दिन बुजुर्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बचपना और युवावस्था ये दोनों विपरीत हैं। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था भी एक दूसरे के विपरीत हैं, और प्रौढ़ावस्था और बुजुर्ग व्यक्ति ये दोनों भी, या बुजुर्गियत की अवस्था, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन ये सब विपरीत होते हुए भी एक जीवन का निर्माण करते हैं, व्यक्ति के जीवन का, और उसे एक इकाई के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो विपरीत होते हुए भी इनके बीच एक एकता का बंधन होता है, एक सूत्र होता है। लेकिन बचपना जब समाप्त होगा तभी युवावस्था आएगी, युवावस्था जब समाप्त होगी तब आप प्रौढ़ होंगे, और जब प्रौढ़ावस्था समाप्त होगी तब आप बुजुर्ग होंगे। तात्पर्य ये है कि विपरीत प्रकृति के होते हुए भी हम विकास की अगली अवस्था की ओर जब प्रस्थान करते हैं तो पुराना स्वरूप बदल देते हैं और नए स्वरूप को धारण कर देते हैं। यद्यपि हमारे पूर्ववर्ती स्वरूप और वर्तमान स्वरूप में कोई सुनिश्चित समानता नहीं होती, लेकिन समानता न होते हुए भी एक सुनिश्चित संबंध होता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मार्क्स ने कहा कि पूर्ववर्ती रूप और वर्तमान रूप में कोई समानता नहीं है, लेकिन एक संबंध अवश्य है।
इसे एक चुंबक के भी उदाहरण से समझा जा सकता है कि चुंबक को आप जितने चाहे उतने टुकड़े में तोड़ लीजिए, लेकिन फिर भी प्रत्येक टुकड़ा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समान व्यवहार करेगा। इसका मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों की विशेषताएं अलग हैं, दोनों के गुणधर्म अलग हैं, लेकिन दोनों मिल करके ही एक चुंबक का निर्माण करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि अकेले उत्तरी ध्रुव मिले और चुंबक बन जाए, या अकेले दक्षिणी ध्रुव मिले और चुंबक बन जाए। एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तभी चुंबक बनेगा, अन्यथा चुंबक नहीं बनेगा। यही विपरीत प्रकृति के लोग मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं, और मार्क्स इसी को समझाने का प्रयास करता है कि विपरीतों की एकता, लेकिन प्लस को प्लस के पास लाएंगे तो वह दूर हटेंगे, और माइनस को माइनस के पास लाएंगे तो वह भी दूर हटेंगे, लेकिन प्लस और माइनस एक साथ आएंगे तो फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो यही एक यूनिट है, यही एक इकाई है। इसी बात को मैंने पहले बचपना या बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापे की अवस्था के संदर्भ में समझाने का प्रयास किया था कि ये सब अलग अलग प्रकृति, गुणधर्म, स्वरूप और विशेषताएं लिए हुए अवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक संबंध है, और एक अवस्था और दूसरी अवस्था के बीच कोई समानता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब मिल करके अलग अलग विपरीत गुणों और विशेषताओं के साथ एक यूनिट या एक जीवन का निर्माण करते हैं। मार्क्स कहता है कि विपरीतों की एकता और संघर्ष के नियम में जो संघर्ष का सूत्र है, वस्तुतः हर पदार्थ अपने विकास की ओर अग्रसर है, और विकास में वह अपने विपरीत गुण को जन्म देता है। जो विपरीत गुण है वह सहसा जन्म नहीं लेता, बल्कि वह पुराने गुण के ध्वंसावशेषों पर ही अपने को स्थापित करता है। तो जो विकास की अवस्था है वह इसी संघर्ष से जन्म लेती है और एक नवीन स्वरूप धारण करती है। इसीलिए मार्क्स ने कहा कि विकास विपरीतों का संघर्ष है। जब तक विपरीत गुण धर्म वाले नहीं होंगे तब तक विकास नहीं होगा। और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत में मार्क्स ने यह समझाने का भी प्रयास किया कि दो विपरीत गुण धर्म, विशेषता और चरित्र वाले लोग मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। उसने दास समाज के बारे में कहा कि स्वामी का गुणधर्म, उसकी विशेषताएं, उसकी स्थिति अलग है, और जो दास है उसका गुणधर्म, उसकी विशेषताएं और स्थिति अलग है। ये दोनों दो हितों के प्रतीक हैं, दो गुणधर्म के प्रतीक हैं, दो विशेषताओं के प्रतीक हैं, लेकिन फिर भी स्वामी और दास दोनों अलग अलग या विपरीत होते हुए भी एक एकता के सूत्र में बंधे होते हैं और दास समाज का निर्माण करते हैं। आगे सामंती समाज आता है। वहाँ भी दो विपरीत गुणधर्म, विशेषता और चरित्र वाले लोग हैं। एक सामंत है, दूसरा कृषिदास है, और ये दोनों मिलकर एक इकाई के रूप में सामंती समाज का निर्माण करते हैं। आगे फिर पूंजीवादी समाज आता है। वहाँ भी पूंजीपति और श्रमिक दोनों के हित, दोनों के स्वरूप, दोनों की विशेषताएं, दोनों का गुणधर्म, दोनों के हित बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी ये दोनों मिल करके एक पूंजीवादी समाज का निर्माण करते हैं। इन सब में संघर्ष निरंतर चलता रहता है, फिर भी ये आपस में मिलते हैं विपरीत गुण का होते हुए भी। इसलिए मार्क्स ने कहा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का एक नियम है कि विपरीतों की एकता और उनके बीच संघर्ष का नियम। जो दूसरी विशेषता उसने बताया वो है परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के संतरण का नियम। मार्क्स ने कहा कि मात्रा और गुण ये दोनों दो चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रारंभ में कोई परिवर्तन मात्रा में होता है और वही मात्रात्मक परिवर्तन आगे चलकर गुणात्मक परिवर्तनों को जन्म देता है। यहाँ पुनः मैं भाप का उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करूँगा कि कोई पानी आप गर्म कीजिए पैन में, और वह पानी 1 से लेकर 99.99 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा। आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। 1 से 2, 5, 10, 20, 50, 60, 80, 90, 99 तक आप ले गए, और 99 के आगे भी 99.99 तक ले गए। अभी पानी के रूप में है वो, लेकिन जैसे आपने 100 किया वो पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा। इसका मतलब कि जब हम किसी वस्तु के परिमाण में या मात्रा में बदलाव करते चले जाते हैं तो एक निश्चित अवस्था आने पर वह परिमाण उस वस्तु के गुणधर्म या उसकी विशेषताओं में परिवर्तन कर देता है। तो पहले परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वह परिवर्तन
आकार लेने लगेगा या आकार लेगा तो वह परिवर्तन दिखने लगेगा। इसी को मार्क्स ने क्रांति का भी नाम दिया है। इसी तरह बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से बुढ़ापे की अवस्था, यह भी परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का ही नियम है। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के संदर्भ में भी इसे समझाने का प्रयास किया है कि दास समाज से सामंती समाज एक दिन में नहीं बना, बल्कि दास समाज धीरे धीरे विकास करते 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 अपने भीतर ऐसे गुणों को धारण करता है जो उसके स्वरूप को ही बदल देते हैं। अर्थात 99.99 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे 100 पहुंचा परिवर्तन हो गया। वैसे ही दास समाज भी लंबे समय तक परिवर्तन के विभिन्न स्वरूपों को अपने भीतर धारण करता रहा, और जब वह बिल्कुल पीक पर पहुंच गया, वो परिवर्तन बिल्कुल मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, तो उसने दास समाज का स्वरूप ही बदल करके सामंती समाज में कर दिया। तो मार्क्स ये बताने का प्रयास करता है कि वस्तुओं में परिवर्तन के लिए उसकी मात्रा जिम्मेदार होती है, और धीरे धीरे जब वह मात्रा बढ़ती चली जाती है तो फिर वह उसका स्वरूप बदल देती है। जैसे कोई एक अच्छा आदमी है तो वह एक दिन में बुरा नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे यदि उसने अपने अंदर अवगुणों को, दुष्प्रवृत्तियों को, दुर्बलताओं को अपने भीतर स्थान दिया है तो एक दिन वह अच्छा आदमी बुरा बन जाएगा। यही बात एक बुरे आदमी से अच्छे आदमी में भी है कि बुरा आदमी भी एक दिन में अच्छा नहीं बनेगा। उसे अपने भीतर अच्छाइयों को, विशेषताओं को, अच्छी चीज़ों को शामिल करना होगा, और धीरे धीरे वह देखेगा कि उसका पूरा स्वरूप बदल गया है। तो जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उस पदार्थ का, उस व्यक्तित्व का या उस वस्तु का स्वरूप बदलता चला जाता है। तो मात्रा ही आगे चलकर गुणात्मक परिवर्तन का कारण बनती है। तीसरी विशेषता मार्क्स ने बताया निषेध का नियम। मार्क्स ये बताना चाहता है कोई भी दशा जो आज हमें दिखाई दे रही है किसी वस्तु की, या किसी वस्तु का जो स्वरूप हमें आज दिखाई दे रहा है, न तो वह अतीत में ऐसा था और न तो भविष्य में वैसा रहेगा। यदि हमें आज कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो उसने अतीत में अपने किसी स्वरूप का निषेध किया था, और भविष्य में किसी अन्य स्वरूप द्वारा इसका भी निषेध कर दिया जाएगा। जैसे आप आज युवा हैं, आपने बाल्यावस्था का निषेध किया और युवावस्था को प्राप्त किया। निषेध का मतलब होता है नकार देना या हटा देना या उस स्थिति से बाहर आ जाना। तो आप युवा हैं, आपने बाल्यावस्था का निषेध किया और अपने को आपने युवा बना लिया, लेकिन आपके भीतर परिवर्तन निरंतर चल रहा है, और यह परिवर्तन आगे चलकर आपको प्रौढ़ावस्था की ओर ले जाएगा। इसका मतलब युवावस्था ने बाल्यावस्था का निषेध किया, और भविष्य में जब प्रौढ़ावस्था आएगी तो वह इस युवावस्था का निषेध कर देगी। यही है मार्क्स के निषेध का नियम, लॉ ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन। वस्तुतः मार्क्स ये बताना चाहता है कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, वह विकास की एक निश्चित दिशा में अग्रसर है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के संदर्भ में भी उसने इसे समझाने का प्रयास किया कि जो सामंती समाज है उसने दास समाज का निषेध किया, लेकिन भविष्य में एक पूंजीवादी समाज द्वारा इस सामंती समाज का भी निषेध कर दिया जाएगा, या पूंजीवादी समाज ने सामंती समाज का निषेध करके अपने को स्थापित किया, लेकिन भविष्य में सर्वहारा की तानाशाही द्वारा उस पूंजीवादी समाज का भी निषेध कर दिया जाएगा। तो निषेध का नियम ये बताता है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ एक निश्चित विकास की यात्रा पर निकला हुआ है, सब विकास की ओर अग्रसर हैं, और यह विकास संवाद की ओर अग्रसर है। जब संवाद प्राप्त हो जाएगा, संवाद की स्थिति आ जाएगी, या जब परिवर्तन अपने सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च स्वरूप को प्राप्त करेगा, उसके बाद विकास नहीं होगा। यह है मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, जिसकी 3 विशेषताएं हैं। पहला, विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। दूसरा, परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का नियम। और तीसरा है निषेध का नियम।